ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करने जा रहे हैं सेल्स रिटर्न के हवाले से। आज के इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि सेल्स रिटर्न को किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। उसके लिए मैं क्या करने जा रहा हूं भाई, एक ट्रांजैक्शन लिखूंगा और उस ट्रांजैक्शन की मदद से मैं एक्सप्लेन करूंगा कि अगर माल क्या होता है, रिटर्न होता है, यानी कौन सा माल रिटर्न होता है, जो माल आप क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। देखिए मैं पहले दोनों को कंपेयर करता हूं, मैं दोनों बातों को आपको समझा देता हूं कि सबसे पहली चीज क्या है भाई, अगर मैं क्या करता हूं, माल परचेस करता हूं और माल सेल करता हूं तो दो अलग बातें। अगर मैं क्या करूं, जो माल मैंने परचेस किया है उस खरीदे हुए माल को अगर मैं क्या करता हूं, रिटर्न करता हूं, तो उसे आप नाम देते हैं परचेजेज रिटर्न, जो केस हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे किसके ऊपर, सेल्स रिटर्न पर। तो सेल्स रिटर्न क्या होगा, यकीनन कि जो माल मैंने क्या किया होगा, बेचा होगा, उसमें से जितना माल क्या होगा, रिटर्न आ जाएगा मेरे पास, जो माल मुझे वापस मिल जाएगा उसे हम क्या नाम देंगे भाई, सेल्स रिटर्न का नाम देंगे। राइट, मेरा एक कस्टमर है, उस कस्टमर को मैं क्या करता हूं, माल बेचता हूं, ठीक है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ माल ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, या कुछ क्या होता है उसमें से माल डिफेक्टिव निकलता है, तो वो कस्टमर अगर मुझे माल वापस कर देगा। देखिए मैंने कई बार आपसे कहा कि आपने कभी भी सामने वाले की साइड से सोचते हुए रिकॉर्डिंग नहीं करनी है। हमेशा जब भी आप रिकॉर्ड करेंगे, जब भी आप एंट्री बनाएंगे, तो आपकी थिंकिंग कहां से होनी चाहिए, आपकी सोच होनी चाहिए बिजनेस की साइड से। हमेशा अपनी तरफ से आप सोचेंगे, सामने वाले की तरफ से सोचकर अगर आपने काम किया तो आप गलती करेंगे। ठीक है भाई, तो मैंने अगर कहा कि मैंने माल बेचा है अपने कस्टमर को और डिफेक्टिव माल उसने क्या कर दिया, मुझे वापस कर दिया, तो इसका मतलब कि जो माल मैंने बेचा था वो मुझे क्या हो गया, रिटर्न हो गया। तो ऐसे केस को, ऐसी सिचुएशन में मैं इसको नाम दूंगा किस चीज का भाई, सेल्स रिटर्न का नाम दूंगा। ओके भाई, ट्रांजैक्शन लिखते हैं यहां पर। ट्रांजैक्शन हमारे पास है भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट ₹60,000। देखिए भाई क्या किया हमने, माल बेचा है 60,000 रुपए का। यकीनन माल बेचा है तो किसको बेचा होगा, कस्टमर को ही बेचा होगा। और हमने ये माल बेचा है ऑन अकाउंट, उधार पर हम ये माल बेच रहे हैं। तो इसके लिए क्या एंट्री पास करेंगे, मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब कभी भी आप उधार पर माल बेचेंगे तो क्या क्रिएट होगा, वहां पर क्रिएट होगा रिसीवेबल। अब रिसीवेबल क्या है कि आप, रिसीवेबल का मतलब क्या है कि आपने जो पैसा अपने कस्टमर से रिसीव करना हो, जो किया ना हो रिसीव, उसे क्या कहते हैं, हम रिसीवेबल कहते हैं। ठीक है, अच्छा भाई, रिसीवेबल के लिए हम यहां पर दो अकाउंट्स यूज करते हैं। एक होता है अकाउंट रिसीवेबल, दूसरा होता है नोट रिसीवेबल। ठीक है, तो ये सारा डिस्कशन जो है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, और इसमें जो कुछ भी बातें हैं, अगर आपको कंफ्यूजन है तो पहले वो लेक्चर आप जरूर देखें, फिर इस लेक्चर पर आए तो आपको बासानी सारी बातें समझ आ जाएंगी। तो यहां क्या होगा कि आपका अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है। कैसे पता चला अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है, आपने कहा भाई उधार पर जब हम माल बेचेंगे तो इसका मतलब कि यह है कि आपका रिसीवेबल बढ़ गया। यानी अगर मैं ये कहूं कि मेरा ये काम करने से पहले, ये माल बेचने से पहले उधार पर कोई रिसीवेबल था, तो आप कहेंगे रिसीवेबल नहीं था। अगर था भी, लेट्स सपोज 50,000 रिसीवेबल था। अब अगर मैं आपसे कहूं कि रिसीवेबल अब कितना है, तो आप कहोगे मेरा रिसीवेबल 60,000 से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, मतलब 1,10,000 हो जाएगा। तो अल्टीमेट मैं कहूंगा कि मेरा अकाउंट रिसीवेबल यहां क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और इस बात को कैसे शो करेंगे हम, अकाउंट रिसीवेबल जो कि बिजनेस का क्या है भाई, एसेट अकाउंट है, और ये इंक्रीज हो रहा है, तो आप अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल इसको रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पे। इसी तरीके से आपने माल बेचा है तो आप जो अकाउंट यूज करेंगे वो कौन सा होगा बेटा, सेल्स अकाउंट। और सेल्स आपके बिजनेस का रेवेन्यू या फिर इनकम अकाउंट है। और अगर आपका रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा हो तो आप उसको रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड पे। तो अल्टीमेट में जो एंट्री पास करूंगा इसके लिए, वो क्या पास करूंगा भाई, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट विथ ₹60,000।
ठीक है भाई, ये एक बात हो गई। अब होता क्या है कि भाई इसमें से कुछ माल हमारे पास क्या हो गया, रिटर्न आ गया। जो माल वापस आ गया, देखिए मैंने माल बेचा कितने का, 60,000 का। आउट ऑफ दिस 60,000, इस 60,000 में से कुछ माल कस्टमर ने मुझे क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। लेट्स से 5,000 का माल, 5,000 का माल क्या हुआ, कस्टमर ने रिटर्न कर दिया। तो जितना माल मुझे कस्टमर रिटर्न कर देगा, तो खुद सोचें आप, देखिए लेट्स सपोज अगर मैं कहूं कि ए जब वो बी को माल बेचता है तो ए का क्या रिसीव हुआ, ए का क्या इंक्रीज हो रहा है, रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है, राइट। अगर आपको रिसीवेबल और पेएबल में अगर कंफ्यूजन हो तो आप इस बात को कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि लेट्स सपोज कि भाई मेरे पास एक शख्स है ए, एक शख्स है बी, ये दो लोग हैं। होता क्या है कि भाई ए ने माल बेचा, ये क्या कर रहा है, माल बेच रहा है, यानी सेल कर रहा है, किसको, बी को। तो ये ए की क्या कहलाएगी, सेल्स कहलाएगी। अल्टीमेट अगर मैं कहूं कि बी क्या कर रहा है, बी तो क्या कर रहा है भाई, परचेस कर रहा है। और अगर मैं आपसे कहूं कि ये ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंट हो रही है, उधार पर हो रही है, तो आप कहेंगे कि भाई ए का क्या बढ़ रहा है, ए का बढ़ रहा है रिसीवेबल। और इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि बी का क्या इंक्रीज हो रहा है, आप कहेंगे बी का पेएबल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है भाई, बात समझ आ रही है। यहां पर क्या हो रहा है कि ए क्या कर रहा है, ए का रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है और बी का पेएबल इंक्रीज हो रहा है। अब अगर मैं कहूं कि लेट्स सपोज ये जो बी ने जो माल खरीदा था, ठीक है, तो ये क्या करेगा, बी जब वापस कर देगा इसमें से कुछ माल, क्यों वापस करेगा, क्योंकि डिफेक्टिव होगा, डैमेज होगा। तो जितना माल बी क्या कर देगा, ए को वापस करेगा। तो आप खुद सोचें कि बी की क्या डिक्रीज हो जाएगी, लायबिलिटी, यानी बी का पेएबल यहां पर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसी तरीके से यहां पर इसका रिसीवेबल भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मिसाल के तौर पे ये माल बेचा था कितने का भाई, 60,000 रुपए का। तो इसका जो उधार है, इसका जो कर्ज है वो 60,000 से क्या हो गया था, बढ़ गया था, और इसका रिसीवेबल 60,000 से बढ़ गया था। अब जितना माल इसने इसको क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, तो उतने से इसकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इसका रिसीवेबल यानी इसका एसेट कम हो जाएगा। तो यहां पर अगर मैं कहूं कि 5,000 से ये काम हो रहा है, जो माल 5,000 का रिटर्न कर रहा है, तो 5,000 रुपए से इसकी लायबिलिटी क्या हो गई, कम, और इसी तरीके से उसी 5,000 रुपए से इसका एसेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है भाई। तो अल्टीमेट अगर मैं कहूं कि 5,000 से इसका एसेट कम हो रहा है, तो कुछ इस तरह से बात होगी कि भाई अ कस्टमर रिटर्न, मर्चेंडाइज लिख लें या गुड्स लिख लें, एक ही बात है, गुड्स वर्थ ₹5,000, यानी 5,000 रुपए की गुड्स कस्टमर ने क्या कर दी, आपको रिटर्न कर दी, वापस कर दी। रिटर्न करने के पीछे रीजन क्या होगा, यकीनन वो डैमेज होंगी या डिफेक्टिव गुड्स होंगी, वो गुड्स क्या कर देगा, कस्टमर आपको वापस कर देगा। लेकिन आप इन दोनों सिचुएशन में जरा ये सोचें कि आप कहां खड़े हैं, आप किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं। अगर आप ए की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो देखिए सोचने का नजरिया बिल्कुल क्या होगा, डिफरेंट होगा। यहां पर अगर आप बी की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो सोचने का अंदाज बिल्कुल डिफरेंट होगा, क्योंकि एक ही ट्रांजैक्शन हो रही है बेटा, एक ही ट्रांजैक्शन को दोनों की तरफ से आप देखें तो आपको डिफरेंट सिचुएशंस नजर आएंगी। कैसे कि जो चीज ए के लिए रिसीवेबल है वही चीज बी के लिए क्या है, पेएबल है। जो चीज ए के लिए सेल्स है वही चीज बी के लिए क्या है, परचेजेस है। तो आपने ये फैसला पहले करना है कि आप अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं, आप अकाउंटिंग ए की कर रहे हैं या आप अकाउंटिंग बी की कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में अगर मैं देखूं तो आप किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं, जो शख्स, जो बंदा माल बेच रहा है। तो यह माल बेच कौन रहा है, ए। तो जब ए माल बेच रहा है तो देखिए पहले ए का क्या बढ़ा था, रिसीवेबल बढ़ा। फिर क्या हुआ कि ए का रिसीवेबल अब क्या होना चाहिए, जब रिटर्न हो गई, इसके पास माल वापस आ गया, गुड्स रिटर्न हो गई, तो जो माल वापस आ गया इसके पास, उतने अमाउंट से क्या होना चाहिए, इसका रिसीवेबल डिक्रीज हो जाना चाहिए। ठीक है, अब माल तो रिसीवेबल तो डिक्रीज हो गई, लेकिन गुड्स भी तो क्या हुई हैं, वापस आई हैं। तो अगर जो गुड्स वापस आई हैं उसके लिए हम जो अकाउंट यहां पर यूज करेंगे वो यूज करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट।
अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सेल्स रिटर्न अकाउंट जो है इसकी नेचर क्या है। इस सेल्स रिटर्न अकाउंट की नेचर होती है बेटा कॉन्ट्रा रेवेन्यू। कॉन्ट्रा रेवेन्यू कैसे? लास्ट लेक्चर में जिसमें मैंने ये डिस्कस किया था कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट को, यानी परचेजेज रिटर्न को, जहां मैंने परचेज रिटर्न को कहा था कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट, उसके पीछे लॉजिक क्या थी, रीजन क्या था कि आपने कहा था भाई कॉन्ट्रा का मतलब होता है उल्टा और जो वो रिवर्स अकाउंट, सही। और जो उल्टा अकाउंट है तो वो क्या होगा, यानी परचेजेस को अगर मैं एक्सपेंस कहता हूं तो परचेजेस रिटर्न क्या होगा, परचेजेस रिटर्न होगा आपका कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट। उसी बात को दिमाग में रखते हुए आप ये सोचें कि जब सेल्स क्या है, बिजनेस का रेवेन्यू अकाउंट है, तो सेल्स रिटर्न क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट। क्योंकि सेल्स रिटर्न क्या है, उसके देखिए उलट काम हो रहा है ना। सेल्स क्या हो रही है, माल बेच रहे हैं, तो सेल्स रिटर्न क्या हो रहा है, माल वापस आ रहा है। ठीक है, मतलब वो आपकी सेल्स को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। आ रही बात समझ? तो इसी तरीके से आप क्या बोलेंगे इसको कि सेल्स रिटर्न क्या है आपके बिजनेस का, कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट। ठीक है भाई, बात समझ आ गई होगी। अच्छा, तो मुझे यहां पर एक जो अकाउंट ओपन करना है वो कौन सा अकाउंट ओपन करना है, वो है सेल्स रिटर्न अकाउंट। अच्छा, सेल्स रिटर्न अकाउंट जो है वो बिजनेस का कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट है। अब जब कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट है और वो इस वक्त क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये बात मुझे कैसे पता चली कि ये इंक्रीज हो रहा है? ट्रांजैक्शन को अगर आप देखें तो आप मुझे बताएं कि जब 5,000 रुपए का माल वापस आया आपके पास, तो आप बताएं क्या सेल्स रिटर्न के नाम से, देखिए अगर आप फिजिकली इसको सोचने बैठेंगे ना कि 5,000 का माल वापस आया, ठीक है 5,000 का माल वापस आया, लेकिन उसका रिकॉर्ड जाकर देखें कि रिकॉर्ड में सेल्स रिटर्न पहले कितना था। जितने भी अकाउंट्स है उसके लिए आप अपने दिमाग में क्या कर लें, अलग अलग बॉक्सेस बना लें। भाई ये रिटर्न अकाउंट अलग है, ये सेल्स अकाउंट अलग है, ये परचेज रिटर्न अकाउंट अलग है, परचेज डिस्काउंट अकाउंट अलग है, कैपिटल अकाउंट अलग है, परचेजेस का अकाउंट अलग है। तो अलग अलग क्या बना लें, बॉक्सेस बना लें। अब जरा फिर सोचें कि जिस चीज की बात हो दिमाग से निकालें, उस बॉक्स को सामने रखें कि भाई इस अकाउंट के साथ क्या हो रहा है, क्या ये इंक्रीज हो रहा है या इसमें क्या आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है। तो आसानी हो जाएगी बात समझने में। तो अगर सेल्स रिटर्न की यहां बात आती है, क्लिक करें, फौरन सेल्स रिटर्न को उठाएं, तो जैसे सेल्स रिटर्न आपके सामने है, आप ये देखिए कि सेल्स रिटर्न में क्या हो रहा है। आपने कहा भाई पहले सेल्स रिटर्न कितना था, 20,000 था, अभी कितना आया और 5,000। तो इसका मतलब सेल्स रिटर्न वाला डब्बा जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया। और सेल्स रिटर्न है कि आपका कॉन्ट्रा रेवेन्यू। अब आप मुझे बताएं कि आपका रेवेन्यू किस साइड पर बढ़ता है, इंक्रीज होता है। आपका रेवेन्यू इंक्रीज होता है क्रेडिट साइड पर। अल्टीमेट उसका जो कॉन्ट्रा अकाउंट होगा, उसका जो उलट अकाउंट होगा, वो कहां इंक्रीज होगा, यकीनन वो डेबिट साइड पर इंक्रीज होगा। अगर मैं आपसे कहूं कोई भी अकाउंट डेबिट पर इंक्रीज होता है तो उसका कॉन्ट्रा हमेशा क्रेडिट पर इंक्रीज होगा। और अगर मैं आपसे कहूं कि किसी भी अकाउंट, कोई भी अकाउंट जो है वो क्रेडिट पर इंक्रीज होता है तो उसका कॉन्ट्रा अकाउंट हमेशा डेबिट पर इंक्रीज होगा। तो यहां पर सेल्स रिटर्न क्या है, कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट है। चूंकि रेवेन्यू क्रेडिट पर इंक्रीज होता है, इस वजह से आपका कॉन्ट्रा रेवेन्यू कहां इंक्रीज होगा, डेबिट साइड पर। तो आप क्या करेंगे भाई, ये इंक्रीज हो रहा है तो इसको आपने कर दिया डेबिट। और इसी तरीके से आप सोचें पैसे के बारे में। भाई रिसीवेबल के लिए भी तो अलग अकाउंट बनाया होगा ना आपने अपने दिमाग में। तो रिसीवेबल पहले कितना था, ये रहा 60,000। आपने क्या भाई रिसीवेबल का एक बॉक्स दिमाग में, उस डब्बे के अंदर 60,000 रुपए मौजूद है। अब उस 60,000 रुपए में से कितना माल वापस ले चुका हूं, 5,000। तो भाई जो माल मैं वापस ले चुका हूं, जो माल ए ने बी से वापस ले लिया, क्या बी उस पैसे को देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जवाब है नहीं। क्या ए उस पैसे को लेने का हक रखता है, जवाब है नो। हाँ, वो एक अलग बात है कि वो रिटर्न देगा, माल फर्दर बेचेगा, वो अलग बात है। लेकिन इस सिचुएशन के मुताबिक अगर आप देखें कि 5,000 रुपए का माल जो ए वापस ले चुका है, अब वो हमारा रिसीवेबल नहीं रहेगा। रिसीवेबल का मतलब क्या है कि जो पैसा मैंने पार्टी से या कस्टमर से क्या करना है, रिसीव करना है। यानी ए के लिए बी उसका कौन है, कस्टमर है। आप अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं, ए की कर रहे हैं। ए ने बी को माल बेचा 60,000 का, 5,000 का माल वापस आ गया, बी ने पेमेंट नहीं की थी, तो इसका मतलब ए ने पैसा रिसीव करना था। तो जब ए ने पैसा रिसीव करना था और उसमें से
कितना पैसा रिसीव नहीं होगा, जो माल वापस आ गया। तो जो माल, लाजमी सी बात है, 5,000 रुपए का माल वापस आ गया, तो मैं बोलूं उसको कि ये मेरा रिसीवेबल है, क्या मैं बी से उस माल का क्लेम करूंगा, उस माल के पैसे का क्लेम करूंगा कि भाई आपने जो माल मुझे वापस दिया उसका पैसा भी आप मुझे देंगे? नो। तो क्या करूंगा, अल्टीमेट मैं अपना अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज कर दूंगा। तो यहां पर जो दूसरा अकाउंट मुझे मेंटेन करना है वो मैं क्या मेंटेन करना है, अकाउंट रिसीवेबल, जो कि बिजनेस का एसेट अकाउंट है, और ये क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है। तो आप इसको रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पर। तो अल्टीमेट जो आप एंट्री पास करेंगे यहां पर, वो क्या पास करेंगे, वो एंट्री पास होगी आपकी, इस एंट्री को मैं यहां कर देता हूं, सेल्स रिटर्न डेबिट। अमूमन बच्चे रटते हैं चीजों को, तो रटना नहीं है आपने बिल्कुल नहीं रटना, आपने चीजों को एनालाइज करना है। हर ट्रांजैक्शन के पीछे पूरा एक मैकेनिज्म है, हर एंट्री के पीछे। भाई ये एक एंट्री बन रही है तो क्यों बन रही है, उसी मैकेनिज्म को, उसी की डिटेल ही मैं आपको यहां पर प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, आप अगर उसको देखेंगे, उसको समझेंगे, एक एक चीज के अंदर बारीकी से जाकर देखेंगे, तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगी, कुछ भी ना याद रखने की जरूरत है ना उसको रटने की जरूरत है। तो सेल्स रिटर्न डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, तो अल्टीमेट हो जाता है भाई ये कितना, 5,000। तो ये एंट्री हो गई आपकी, ये एंट्री पास कर ली आपने। ठीक है, अमूमन मैं नरेशन यहां नहीं लिखता हूं, ना मैं इसको प्रॉपर फॉर्मेट के ऊपर कर रहा हूं, क्योंकि मेरा पहला और बुनियादी मकसद है, जो सबसे बड़ा मसला भी है कराची के स्टूडेंट्स का, सबसे बड़ा मसला क्या है कि वो डेबिट और क्रेडिट के लिए बहुत सारी बातें, कहीं कहा जाता है कि जो आ रहा है वो डेबिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट। ठीक है, और ऐसी कई बहुत सारी बातें की जाती हैं, तो इसको लेकर बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो मेरा फोकस बुनियादी तौर पर यह है कि मैं पहले इस डेबिट और ये क्रेडिट वाले झगड़े को खत्म करें, हम आसानी से इस बात को समझें, फिर फॉर्मेट वगैरह पर हर एक चीज पर आकर नरेशन लिखना वो सब तो होता रहेगा, वो इतना बड़ा मसला नहीं है। ज्यादा बड़ा मसला ये कि आप क्या अकाउंट डेबिट करें और क्या क्रेडिट करें। ठीक है जी, तो ये हमारा डिस्कशन था सेल्स रिटर्न के हवाले से। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।